अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बी जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDC 132। आज का ये वीडियो सिराज औरंगाबादी की जो गज़ल है, 2 गज़ल, उस गज़ल की तसरीह को जो किताब में दी हुई है उसी को मैं बताऊंगी। और जो तसरीह लिखने का जो एक ये होता है, किसी ने पूछा है कि किस तरह मतलब तस्वीर बनाने के लिए, तो अगर आपको खुद से तस्वीर बनाने की कोशिश करना है, खुद से आपको पूरा तरीका समझना है, तो उसके लिए आपको कोई भी हर एक गज़ल को आपको रीड करना है। रीड करने के बाद किताब के नीचे में, उसी की इकाई के नीचे में उसकी हर एक वर्ड की मीनिंग दी हुई है, आपको उस मीनिंग को देखना है। फिर आपको क्या करना है, जो तस्वीर किताब में दी हुई है, या फिर आप ऐसा कीजिए कि आप 9-10 की जो किताब पहले से आप उसकी तस्रीह पढ़ते हुए आए हैं, उन तस्रीह को पढ़ने की कोशिश कीजिए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कौन सा लाइन के लिए कौन सा वर्ड का किस तरह का माने निकाला गया है। तो वो आप अगर धीरे धीरे करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर खुद से लिखने की कोशिश करते हैं, तो उस तरह क्या होगा, आपको धीरे धीरे आपको खुद से कोई भी गज़ल आपको जब दे दिया जाए तो आप उस गज़ल की तस्रीह कर सकते हैं। लेकिन अगर अब जुलाई सेशन है और आपको कुछ ही दिन के बाद एग्ज़ाम है, तो आप इस तरह नहीं कर सकते। आपको वो गज़ल जो किताब में दी हुई है और उसकी तस्रीह बना हुआ है, उसी को आपको याद कर लेनी है और एग्ज़ाम में लिखने की कोशिश करना है। लेकिन जिसका जनवरी सेशन है, वो इस तरह का आप याद कर सकते हैं। आप पहले गज़ल रीड कर लीजिए, उसके बाद उसका हर वर्ड का मीनिंग देखिए नीचे में, उसके बाद उस मीनिंग के हिसाब से वहाँ पर तस्रीह किस तरह से किताब में की हुई है उसको देखिए। फिर आपको समझ में आ गया तो वो समझने के बाद उसको कॉपी में लिखिए और फिर किसी से वो चेक करवा सकते हैं, किसी टीचर से। तो आप देख सकते हैं कि आपके अंदर कितना तब्दीली आ रहा है, आप कितना कर पा रहे हैं या नहीं, वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ दिन में, 2 दिन या 3 दिन में जो एग्ज़ाम है, 24 ना 23 को एग्ज़ाम है, अगर अभी है तो आप वो टेक्निक नहीं लगा सकते। लेकिन जिसका दिसंबर में एग्ज़ाम है, जनवरी में एडमिशन लिए हैं, वो लोग इस तरह अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज का जो गज़ल है वो सिराज औरंगाबादी की गज़ल है और उसमें सबसे पहले हम उस गज़ल को रीड कर लेंगे। उसके बाद हम उसकी तस्रीह को जो किताब में दी हुई है उसी को बताएंगे और आप भी वो किताब में जो दी हुई है उसी को याद कीजिए और अपना वर्ड में कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला अशार है, उस फूल से चेहरे को जो कोई याद करेगा, हर आन में सौ सौ चमन इज़ाद करेगा। जिस बीत में तारीफ़ लिखवाऊँ उसके भौं की, अलबत्ता हलाली भी उसे साथ करेगा। मगरूर ना हो सफ़ाई रुखसार पर अपने, फिर ने तो मेरी बात को तू याद करेगा। अलबत्ता शर आँखों से करूँगा उसे मंजूर, जो इश्क का हादी मुझे इरशाद करेगा। मालूम हुआ इश्क के अतूर से यूं कर, मुझ अकल की बुनियाद को बर्बाद करेगा। जलता है सिराज आतिश हिजरा में सनम की, किस दिन दिल गमगीन को मेरे शाद करेगा। उसके बाद उसकी गज़ल लिखना है। उसकी गज़ल का सबसे पहला जो लाइन दिया हुआ है उसको याद कर लेना है, तभी आपको पता चलेगा कि आप कौन सा लाइन के लिए कौन सा गज़ल याद कर रहे हैं। या आप अगर सिर्फ गज़ल की तसरीह याद करते चले जाइएगा तो एग्ज़ाम के दौरान आपको काफ़ी तकलीफ़ पेश आएगी। इसीलिए जब आप तसरीह याद कर रहे हैं तो जिस अशार की आप तसरीह याद कर रहे हैं उस अशार को पहले याद कर लीजिए, फिर उसकी तसरीह को याद करने की कोशिश कीजिए। या फिर ऐसा कीजिए, जो अशार आप याद कर तसरीह कर रहे हैं उसके हर एक वर्ड की मीनिंग याद कर लीजिए, मीनिंग को समझ लीजिए। मीनिंग नीचे में, किताब के नीचे में दी हुई है, तो उससे भी आपको अशार की तसरीह आप जो याद करके रखिएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि हाँ, मैं सही अशार की तसरीह लिख रही हूँ। तो यहाँ पर दिया हुआ इश्क सिराज की शायरी का महूर है और महबूब उसका मरकजी नुक्ता, व इश्क की कैफियत को सौ सौ तरह से बयान करते चले जाते हैं, फिर भी महसूस करते हैं कि बात अभी पूरी नहीं हुई। लिहाजा नए नए ज़ाविये पैदा करते हैं। रुख महबूब को फूल कहना या फूल से तस्बिया देना बड़ा पामाल मौजू है। सिराज ने उसे फूल कहा तो है, लेकिन उसमें एक नया ज़ाविया पैदा कर दिया है कि वो फूल तो है, मगर ऐसा कोई आम सा फूल नहीं, बल्कि फूलों का चमन ज़ार है। उसे देखना तो दूर, उसे याद करते ही हर आन नज़रों में सौ सौ चमन खुल जाते हैं। महबूब की तारीफ़ का ये निराला अंदाज़ है। उसके बाद का अशार है, जिसे बीत में तारीफ़ लिखवाऊँ उसकी भौं की, अलबत्ता हलाली भी उसे साथ करेगा। यहाँ शायर का मकसद
محبوب کی بھوं کی تعریف کرنا، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ محبوب کی بھویں اتنی خوبصورت ہے کہ اگر کسی شعر میں اس کی تعریف لکھواؤں تو ماہ نو بھی اسے تسلیم کرے گا، کہ جب ماہ نو خود بہت خوبصورت ہوتا ہے، محبوب کی بھویں کو براہ راست ماہ نو سے تشبیہ دینے کے بجائے ایک نئے انداز سے پیش کیا ہے۔ یہی سراج کی انفرادیت ہے۔ آپ اس غزل کو لکھنے سے پہلے میں اس سے پہلے بتائیں کہ سراج کی تعریف میں اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ لکھیے، اس کے بعد لکھیے مذکورہ والا اشعار سراج کی غزل سے، یا پھر مذکورہ والا اشعار کتاب میں شامل سراج اورنگ آبادی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ شعر میں یا پھر شاعر یہاں اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، یا پھر جو بھی وہاں پر ہی رہے اس کی آپ کو بتانا ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، سب سے پہلے یہی والا لائن لکھنا ہے، یا پہلے آپ سراج اورنگ آبادی کی تعریف میں کچھ لکھنا ہے، ایک لائن یا پھر دو لائن، اس کے بعد لکھنا ہے مذکورہ والا اشعار کتاب میں شامل سراج اورنگ آبادی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد جو غزل ہوگا، جو اشعار کے معنی ہوگا، اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، مغرور نہ ہو صفائے رخسار پہ اپنے، پھر نین تو میری بات کو تو یاد کرے گا۔ یہاں شاعر محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اپنے ہموار چکنے اور بے داغ رخسار پر غرور مت کر، نہیں تو ایک نہ ایک دن تو میری بات کو ضرور یاد کرے گا۔ مطلب اس شعر میں محبوب کی رخسار کی تعریف کی گئی ہے اور غرور سے پرہیز کرنے کی صلاح بھی دی گئی ہے، جو ایک اخلاقی نقطہ ہے۔ بنیادی مقصد یہاں بھی محبوب کی صاف شفاف رخسار کی تعریف کرنا ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، البتہ شر آنکھوں سے کروں گا اسے منظور، جو اس کا ہادی مجھے ارشاد کرے گا۔ یہاں پر بھی اسی طرح لکھنا ہے، مذکورہ والا اشعار کتاب میں شامل سراج اورنگ آبادی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ سراج کی شاعری کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ بات کو گھما پھرا کر پیچیدہ بنا کر پیش نہیں کرتے، سیدھے سادھے انداز میں بیان کرتے ہیں، جس سے براہ راست ترسیل کے راستے کھولتے ہیں۔ اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا راستہ دکھانے والا جس طرف رہنمائی کرے گا، جس راستے پر چلنے کو کہے گا، اسے دل کی گہرائی سے قبول کروں گا۔ سر آنکھوں سے قبول کرنے کا مطلب اسے صادق دل سے قبول کروں گا۔ اس کا ہادی سے مراد محبوب بھی ہو سکتا ہے، مگر یہاں غالب رجحان پیر و مرشد کی طرف ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، معلوم ہوا عشق کے عطور سے یوں کر مجھ عقل کی بنیاد کو برباد کرے گا۔ مذکورہ بالا اشعار کتاب میں شامل سراج اورنگ آبادی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، عشق سے راہ و رسم بڑھانے کے بعد اس کے طور طریقوں سے یہ معلوم ہوا کہ راہ عشق پر چلنے کے لیے عقل رہنما نہیں ہو سکتی، یہاں تو جذبہ بے اختیار سے کام بنتا ہے۔ عقل کو برباد کرے گا مطلب ہے کہ جب عشق اختیار کیا تو اس میں عقل تو کچھ کام نہیں آئے گی، گویا وہ بربادی ہی ہوگی، اور اس کی بربادی کا سبب عشق ہوگا۔ عقل تو لب بہم مہو تماشائی ہے، مگر جذبہ عشق ایک جست میں قصہ تمام کر دے گا۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، اور جو پہلی والی غزل کی لاسٹ اشعار ہے، آخری اشعار ہے، جلتا ہے سراج آتش ہجرا میں صنم کی، کس دن دل غمگی گو میرے شاد کرے گا۔ مذکورہ بالا اشعار کتاب میں شامل سراج اورنگ آبادی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ سراج کے یہاں ایک سے ہی ایک سے ہے، جدھر دیکھو۔ اس شعر میں بھی وہ ہجر کی کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ اظہار محبوب سے براہ راست ہے، اور بہت سیدھے سادے الفاظ میں ہے کہ میں عشق میں ہجر کی کلفتوں کو جھیل رہا ہوں، آخر تو میرے دل کو کب شاد کرے گا، مجھے اس غم سے کب نجات دلائے گا، یعنی تیرا وصل آخر کب نصیب ہوگا کہ یہ میرا دل شاد ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرا غزل دی ہوئی ہے جو کتاب میں، ہوا ہوں اس دن مائل کسی کا، نہ تھا میں اس قدر گھائل کسی کا، دوانے دل کو سمجھتا ہوں لیکن کہاں لگ ہوئے کوئی حائل کسی کا، غم گیشوں سے اپنے گرہ کھلے تا عقیدہ مشکل کسی کا، ہے نائشی تم نے نہیں باندھے ہو مٹھی، لیے ہو ہاتھ شاید دل کسی کا، گلی میں جس کے شور کربلا ہے،
सलोना शौक है कातिल किसी का, सिराज अब सोचे दिल मेरा, वह जाने जो है परवाना महफिल किसी का। उसके बाद उसकी आसार की तसरीह किताब में दी हुई है। अगर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो क्या करना है, आपको पहले जो किताब में तसरीह दी हुई है उस तसरीह को रीड करना है। रीड करने के बाद उसकी जो मीनिंग दी हुई है उस मीनिंग को देखना है, कॉपी में नोट डाउन करना है, और उसके बाद जो उसकी तसरीह दी हुई है उस तसरीह को कम से कम 2 से 3 मरतबा रीड करना है, और जो मीनिंग लिखी है उस मीनिंग के साथ आपको जो किताब में तसरीह लिखी हो उसको समझना है कि मीनिंग के साथ आपकी तसरीह मैच हो रही है कि नहीं, और किस तरह करके उस मीनिंग को उस लाइन में लिखा गया है उसको भी देखना है। देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये लाइन किस तरह से तसरीह में लिखा गया है किताब में। तो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। आने के बाद आप खुद से भी लिख सकिएगा जो आपको समझ में आए। आसार जो आप रीड किए हैं उस आसार को जो आपको मीनिंग भी पता हो जाएगा, तब आप खुद से उस आसार की तसरीह लिख पाइएगा। लेकिन आपको ये सब अगर कर लेते हैं तो तभी आप लिख पाइएगा। ये ऐसा नहीं है कि आप एक बार रीड कर लिए और खुद से लिखने की कोशिश करना शुरू कर दें। आपको एक गज़ल नहीं और भी काफ़ी, जैसे सिराज औरंगाबादी है, मीर तकी मीर है, मीर दर्द है, वली दफनी है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह है, इन सब की गज़ल को आपको उसी तरह करके रीड करनी है और उसमें मीनिंग देखना है। फिर जो तसरीह लिखी हुई है उस तसरीह को रीड करना है, फिर समझना है, फिर किस तरह करके उस मीनिंग के साथ उस लाइन को लिखा गया है वो करने से तभी आप एक दिन ऐसा होगा कि आप खुद से तसरीह लिख पा रहे, वो भी किसी भी गज़ल का, किसी भी गज़ल से, किसी भी आसार का आप लिख पाइएगा। आपको इतना मेहनत ज़रूर से करने होगा खुद से तसरीह लिखने के लिए, या नहीं तो किताब में जो तसरीह दी हुई है आपको वही याद करना है और एग्ज़ाम के दौरान वही लिखना है। खुद से लिखने के लिए आपको जो मैं बताई वैसा करना ज़रूरी है। आपको मीनिंग, हर एक वर्ड का मीनिंग जानना ज़रूरी है। मीनिंग जब आप जान पाइएगा तो आप उस लाइन का जो माने होता है वो आप खुद ब खुद लिख पाइएगा। तो इसका जो पहला आसार है, दूसरी गज़ल का जो पहला आसार है वो है, हुआ हो उन दिनों माइल किसी का, ना था मैं इस कदर घायल किसी का। छोटी बहर की गज़ल हो या तोयुल बहर की गज़ल, सिराज का सहल ममताना हर जगह कायम रहता है। ये छोटी बहर की गज़ल है मगर इसमें सहल ममताना का इस्तेमाल काबिल दीद है। इस शेर में वो अपने दिल की कैफियत बयान कर रहे हैं कि उन दिनों मुझे किसी से इश्क हो गया, ना था मैं इस कदर घायल किसी का। उसमें इश्क की शिद्दत का दबादा इजहार है कि उससे पहले मुझे उस गम की शिद्दत का अंदाज़ा नहीं था। उसके बाद का अशार है, दवा ने दिल को समझाता हूँ लेकिन कहाँ लग हुए कोई हाइल किसी का। मजकूरा वाला अशार किताब में शामिल सिराज औरंगाबादी की गज़ल से माकज़ है। शायर इस शेर में सिराज ने एक अनोखा अंदाज इख्तियार किया है कि वो दिल को गैर तस्लीम करते हुए कहते हैं कि इस दिल को जो इश्क में दीवाना हो गया, लाख समझाता हूँ कि इश्क में बहुत परेशानियाँ होती है, बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ती है, उससे बाज आ जा, लेकिन वो मानता नहीं। फिर अजीज़ आकर कहते हैं, आखिर दूसरों के मामलात में कोई कहाँ तक हाइल हो, कहाँ लग हुए कोई हाइल किसी का से दिल की गैरियत कायम होती है। तीसरा आसार है, गम केशू से अपने गिरह खोल, खुले ता अकीदा मुश्किल किसी का। मजकूरा वाला अशार किताब में शामिल सिराज औरंगाबादी की गज़ल से माकज़ है। इस शेर में शायर कहता है कि ए महबूब, तूने अपनी गैसों में खम डालकर जो गिरह बांध रखी है, यानी दिल में कदूरत रखी है। गिरह खोलना का मतलब कदूरत दूर करना भी होता है। अपने दिल से कदूरत दूर करो तो मेरे ऊपर जो मुश्किल पड़ी हुई है उसका भेद खुले, यानी तू मुझसे ग्रेज क्यों है उसका राज खुले और मेरी मुश्किल आसान हो जाए। उसके बाद का अशार है ना शी, तुमने नहीं बांधे हो मुट्ठी, लिए हो बात शायद दिल किसी का।
मजकूरा वाला अशार किताब में शामिल सिराज औरंग आबादी की गज़ल से माखज़ है। इस शेर में शायर कह रहा है कि ये तुमने मेहंदी लगे हुए हाथ की मुट्ठी नहीं बांध रखी है, बल्कि शायद हाथ में किसी इश्क का दिल ले रखा है। ये हाथ का हिनाई रंग नहीं बल्कि दिल पर खून का अक्स है। उसके बाद का अशार है, गली में जिसके शोर करबला है, सलोना शौक है कातिल किसी का। मजकूरा वाला अशार किताब में शामिल सिराज औरंग आबादी की गज़ल से माखज़ है। इस शेर में शायर कह रहा है कि ये जिसकी गली में करबला का शोर है, जिसमें आशिकियाँ एक के बाद एक कत्ल हो रहे हैं, उनका कातिल कोई और नहीं बल्कि अपना खूबसूरत शौक़ महबूब ही तो है, जिसके हुस्न पर लोग परवानों की तरह निशार हो रहे हैं। ये भी महबूब के हुस्न की तारीफ़ का एक अंदाज़ है। उसके बाद इस दूसरी गज़ल की आखिरी अशार है, सिराज अब सोज़ दिल मेरा वो जाने जो है परवाना महफिल किसी का। मजकूरा वाला अशार किताब में शामिल सिराज औरंग आबादी की गज़ल से माखज़ है। सिराज इस शेर में महबूब की बेवफाई का शिकवा कर रहे हैं कि मेरे दिल की सोजिश और तकलीफ़ का ज़िम्मेदार तो वही है जो अब किसी और की महफिल का परवाना हो गया है। वो जिसकी नज़र अनायत किसी और पर है, वो जाने से ये भी मुराद है कि वही चाहे तो उसका कुछ इलाज हो सकता है, हमने तो उसी पर छोड़ दिया है। ये हो गया सिराज औरंग आबादी की गज़ल, जो आपकी किताब में मौजूद है 2 गज़ल, उसकी तसरीह। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मीर तकी मीर की जो गज़ल दी हुई है किताब में, उसकी जो तसरीह भी दी हुई है। आप लोग ऐसा कीजिए कि उस तसरीह को जब भी कोई भी अगर किताब की तसरीह आप रीड कर रहे हैं, तो रीड करने के बाद उसके हर एक वर्ड जो आपको लगे कि इसका मीनिंग आपको जानना ज़रूरी है, उसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद किताब के जो अपना इम्तहान खुद लीजिए के बाद उसकी मीनिंग दी हुई है, उस मीनिंग को लिखिए और उसके बाद आप तसरीह को रीड करना शुरू कीजिए। तब आपको उस तसरीह को बहुत आसानी से समझ में आएगा कि उस अशार में क्या कहना चाह रहा है। मीनिंग के साथ अगर आप उस अशार को पढ़ते हैं तो आपको बहुत जल्द याद करने में आसानी होगी। तो ये गज़ल जो तसरीह लिखने का ये एक आसान तरीका है कि आप जो भी अशार पढ़ रहे हैं, उस अशार की पहले मीनिंग देखें, हर एक वर्ड की मीनिंग देखें। उसके बाद जो अशार आपकी किताब में उसकी तसरीह की हुई है, उसको रीड कीजिए। तब आप अपना वर्ड में बहुत आसानी से लिख पाइएगा, या फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि इसका अशार का तसरीह किस तरह आपको करना है। तो आपको कभी भी कोई आपको उस अशार की तसरीह करने के लिए दे दिया जाए, तो आप बहुत आसानी के साथ लिख पाइएगा या फिर बता पाइएगा। तो चलो आज के लिए यहीं तक। इसके नेक्स्ट वीडियो में मीर तकी मीर की जो गज़ल दी हुई है उसको मैं बताऊंगी।